क्या आपको पता है कि फाइनेंस की दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान कौन है? मैं बात कर रही हूँ जेपी मॉर्गन की। अब आपको लगेगा कि इनकी भी स्टोरी रैग्स टू रिचेस वाली होगी। ऐसा नहीं है। ये काफी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे, बट स्टिल इनको अपनी लाइफ में काफी सारे स्ट्रगल्स करने पड़े और उसके बावजूद इतनी सारी स्ट्रैटेजीज उन्होंने यूज कर अपने लिए इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट किया। और साथ में जेपी मॉर्गन आज के टाइम पर भी दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है। वहीं अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो इस बैंक के अंडर सबसे ज्यादा AUM आता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे जेपी मॉर्गन ने इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट की और क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने यूज की। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले जान लेते हैं उनके लाइफस्टाइल के बारे में और उनके बैकग्राउंड के बारे में। 1863 में जेपी मॉर्गन बॉर्न हुए थे। बचपन से उनको काफी सारी बीमारियां रहती थी और बीमारियों में ही वो बड़े हुए। उनके फादर थोड़े से डोमिनेटिंग थे। वो हमेशा उनको अपने अकॉर्डिंग चलाते थे, जिसकी वजह से उनकी अपने फादर से ज्यादा नहीं बनती थी। वहीं अगर उनके ग्रैंडफादर की बात की जाए तो उनका काफी बड़ा बिजनेस था और साथ में इन्वेस्टमेंट बैंक भी थी और साथ में वो अच्छे खासे फंड मैनेजर भी थे। तो इतनी वेल्दी फैमिली से होने के बावजूद वो हमेशा आसपास देखते रहते थे और साथ में नए नए बिजनेस आइडियाज भी निकालते रहते थे। उसके बाद टाइम आता है 1883, जब यूएस में एक कोल्ड वॉर छिड़ गया था। कोल्ड वॉर में बेसिकली जो कंट्री होती है वो आपस में ही भिड़ रहे होते हैं, यानी एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से या फिर कास्ट से इस तरीके से पूरा वॉर चल रहा होता है। तो उस टाइम पर जितने भी वहां पर लोग रह रहे थे सभी को फोर्स किया गया था, चाहे वो बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, सभी को ये बोला गया था कि वो आर्म्ड फोर्स को ज्वाइन कर लें। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो आर्म फोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको अपनी जान का भी खतरा था। तो गवर्नमेंट ने उनको एक एडवाइस ये दी थी कि वो $300 देकर अपनी जान बचा सकते हैं और उनको चेंज कर दिया जाता था किसी और से। तो वो बिजनेसमैन फोर्स में जाते ही नहीं थे और उनको वॉर में पार्टिसिपेट करना ही नहीं पड़ता था। इसी तरीके से जेपी मॉर्गन ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, पॉलिटिशियन को दिए $300 और उसके बाद अपनी जान बचा ली। लेकिन उन्होंने इसमें भी काफी ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाई और उन्होंने ये सोचा कि कैसे इस सिचुएशन में भी पैसे कमाए जा सकते हैं। उन्होंने ये देखा कि वॉर के टाइम पर राइफल्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है, लोग राइफल्स खरीदना चाहते हैं लेकिन उसकी शॉर्टेज है और उस टाइम पर मार्केट में जो राइफल सेल हो रही थी वो $2 to $3 में सेल हो रही थी। तो उन्होंने ये सोचा कि इतने कम अमाउंट में तो मैं बिजनेस नहीं कर सकता। उन्होंने एक अच्छे रिटेलर और ट्रेडर से बल्क में सारे राइफल्स खरीद लिए। उसके बाद उन्होंने एक और ट्रेडर यानी एक और बिजनेसमैन अपॉइंट किया जो कि काफी ज्यादा क्रिएटिव था, उसमें काफी सारी चीजें चेंज कराई। उस इनोवेटर से उन्होंने उसकी रेंज और साथ में एक्यूरेसी भी इंक्रीज कराई और वही गवर्नमेंट को बेचा $21 में। तो लगभग 600% का प्रॉफिट उन्होंने जनरेट किया था। लेकिन इन सब चीजों से भी उनके फादर ज्यादा खुश नहीं थे क्योंकि उनके फादर हमेशा ये मानते थे कि शॉर्टकट्स में बिलीव नहीं करना चाहिए, गो स्लो एंड अर्न मनी। लेकिन बात की जाए जेपी मॉर्गन की तो वो हमेशा यही बिलीव करते थे कि वो जितना जल्दी हो सके अमीर बनना चाहते हैं और अपने बलबूते पर पैसा कमाना चाहते हैं। देखते ही देखते वो शिफ्ट हो जाते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब वो अपने बिजनेस को, अपने एम्पायर को और भी ज्यादा एक्सपेंड करना चाहते थे। इसके लिए उनके पास आता है एक आइडिया। वो ये सोचते हैं कि क्यों ना छोटी छोटी कंपनीज को कंसोलिडेट कर मार्केट में एक बड़ी कंपनी की तरह लाया जाए। अब वो ये सोच रहे थे कि जो कंपनीज खत्म होने वाली हैं, जो सबसे ज्यादा डेट में है, उन्हीं कंपनीज को खरीदेंगे और उन्हें कंसोलिडेट करेंगे, यानी कि एक साथ मिलाकर मार्केट में आ जाएंगे। फिर उनकी नजर पड़ती है रेल रोड कंपनीज पर। बेसिकली ये कंपनीज क्या करती थी, रेलवेज के ट्रैक्स बनाती थी। धीरे धीरे कर ना इन कंपनीज का कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कंपनीज ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए काफी सारी बैंक से लोन भी ले रखा था, जिसकी वजह से एक कंपनी बन गई थी डेट रिडन कंपनीज। उसके बाद जेपी मॉर्गन को ये आइडिया आया कि क्यों ना रेल इंडस्ट्री में भी अपना परचम लहरा दिया जाए और साथ में इन सारी कंपनीज को खरीद लिया जाए। तो धीरे धीरे कर उन्होंने सारी रेल कंपनीज को एक्वायर कर लिया, यहाँ तक कि अब इतनी बड़ी मोनोपोली क्रिएट करने के बाद वो बड़ी कंपनीज में भी शेयर्स खरीदना चाहते थे और उन कंपनीज को भी एक्वायर करना चाहते थे। तो देखते ही देखते उन्होंने वहां की सबसे बड़ी कंपनी वेंडरबिल्ट, जो कि वहां के सबसे ज्यादा रेल रोड्स पर कमांड करती थी, उसके भी 2500 शेयर्स खरीद लिए थे। उसके बाद धीरे धीरे कर उनकी रेल इंडस्ट्री में अच्छी कमांड बन गई और साथ में मोनोपोली भी क्रिएट हो गई। उन्होंने ये सोचा कि सिर्फ रेलवे से ही उनका काम नहीं चलेगा। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में तो ऑलरेडी उनका एक बिजनेस था ही, रेलवे सेक्टर में भी अब वो अपना बिजनेस लेकर आए और उसके बाद वो अपना बिजनेस लेकर आते हैं स्टील की कंपनीज में। जैसे उन्होंने ये देखा कि यूएसए की इकोनॉमी में स्टील की जो कंपनीज है मार्केट में काफी अच्छा काम कर रही हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि वो स्टील की कंपनीज को एक्वायर करेंगे और वहां पर भी अपनी मोनोपोली क्रिएट करेंगे। जेपी मॉर्गन हमेशा यही चाहते थे कि वो हर जगह पर अपनी मोनोपोली क्रिएट
क्रिएट कर दे। उनको कंट्री से, इकोनॉमी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, उनको सिर्फ हर सेक्टर में अपनी एक कंपनी खोलनी थी। 1901 में उनका ध्यान जाता है कार्नीज स्टील पर, जो बेसिकली यूएस की सबसे बड़ी कंपनी थी। अब अगर बात की जाए एंड्रयू कार्नीज की, तो वो भी अपनी कंपनी को बेचकर रिटायरमेंट लेना चाहते थे, बट वो अंदर ही अंदर ये जानते थे कि वो इतनी बड़ी कंपनी है कि कोई भी उसे खरीद सकता ही नहीं है। वो लोगों को चैलेंज कर रहे थे कि अगर आप खरीद सकते हो तो इस कंपनी को खरीद के दिखाओ। जेपी मॉर्गन ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और साथ में उनके मैनेजर को एक ब्लैंक पेपर दिया और ये बोला कि जितना अमाउंट आप इसमें लिखना चाहते हो आप उतना अमाउंट लिख दो, मैं पे करने के लिए तैयार हूं। एंड्रयू ने भी कुछ ऐसा अमाउंट लिखा जो सबके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था उस समय पर। उन्होंने जो ब्लैंक पेपर पर अमाउंट लिखा वो था $480 मिलियन का। हर कोई हैरान रह गया था, लेकिन जेपी मॉर्गन ने बिना सोचे समझे उस अमाउंट पर हाँ कर दिया। उनका कहना तो ये भी था कि अगर इसमें वो $100 मिलियन और भी लिखते तो भी मैं देने के लिए तैयार था, क्योंकि जेपी मॉर्गन लॉन्ग टर्म में सोच रहे थे और वो ये जानते थे कि अगर उन्होंने इस इंडस्ट्री में अपना पैर जमा लिया तो वो यूएस की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हैं। देखते ही देखते स्टील कंपनीज में और स्टील सेक्टर में भी उनकी मोनोपोली क्रिएट हो गई। वो इतने में ही नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने पैर रखा इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में और इलेक्ट्रिसिटी में भी अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली। लेकिन उनका बुरा समय तब स्टार्ट हुआ जब यूएस में आया रिसेशन इस तरीके से आया कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट कुछ संभाल ही नहीं पा रही थी। सारे शेयर्स गिरते जा रहे थे, रेलवेज के शेयर्स गिर रहे थे, स्टील कंपनीज के शेयर्स गिर रहे थे और साथ में इलेक्ट्रिक कंपनीज के भी शेयर्स गिर रहे थे। अब आप ये सोचो कि अगर इन सारी कंपनीज के शेयर्स गिरेंगे तो इसका सीधा असर किसको होगा? जेपी मॉर्गन को। लेकिन वो इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे अपने बिजनेस को लेकर कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। उन्होंने गवर्नमेंट के साथ डील की जिसमें उन्होंने ये बोला कि वो गवर्नमेंट से सारे बॉन्ड्स खरीद लेंगे जिससे कि रिसेशन रोका जाए और साथ में मार्केट को ऊपर लाया जाए, क्योंकि उस टाइम पर स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो रहा था और साथ में कोई भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। इसीलिए जो शेयर का प्राइस था वो बिल्कुल जमीन पर आता जा रहा था। उन्होंने गवर्नमेंट से सारे बॉन्ड्स खरीदे, गवर्नमेंट को पैसा दिया और गवर्नमेंट ने उस टाइम के रिसेशन को रोक दिया था। अगर बात की जाए पॉलिटिशियंस की, तो कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे थे जो उनके अगेंस्ट थे और वो ये चाहते थे कि वो अपने बिजनेस को स्प्लिट कर दें, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा बिजनेस या फिर इतना बड़ा एम्पायर उनका क्रिएट हो और एक सिंगल हैंड में पावर आ जाए। तो वो हमेशा उनको बोलते रहते थे कि आप अपने बिजनेस को स्प्लिट करो। लेकिन स्टिल जब यूएस में रिसेशन आया तो उन्होंने भी उनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि सिर्फ वही पर्सन थे जो कि इकोनॉमी को सेव कर सकते थे। इतना ही नहीं, कई बार तो उनको एज एन क्रिमिनल भी कंसीडर किया जाता था। जितनी मीडिया थी वो ये बोलती थी कि वो पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना चाहते हैं और अपने पैसे की पावर से सारी इकोनॉमी को अपने अंडर लेकर आना चाहते हैं। लेकिन जब रिसेशन का टाइम आया तो हर किसी ने देख लिया कि उन्होंने किस तरीके से इकोनॉमी को सेव किया। देखा जाए तो उन्होंने अपने आप को सेव किया, क्योंकि उनकी सारी कंपनीज के शेयर प्राइस नीचे गिर रहे थे। तो एट लास्ट आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इससे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन तो ली होगी। आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।